प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के इस द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर मैंने पिछली प्राय सभी ऑनलाइन कक्षाओं में चर्चा की है और एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में इस द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पुस्तकें लागू की गई है। एक रक्त ध्वज शीर्षक से नाटक है डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी का, एक निबंध संग्रह है जिसमें 9 निबंध आपके पाठ्यक्रम में हैं और एक एकांकी संग्रह है जिसमें 6 एकांकियाँ आपके पाठ्यक्रम में लागू की गई है। इन तीनों पुस्तकों से 3 10-10 नंबर की व्याख्याएं आएगी और 3 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे जो 18-18 अंकों के इन तीनों पुस्तकों से एक होगा। ये कुल 30 और 18 54 ये कुल 84 अंक हो गए हैं और 16 अंकों का एक जो पाठ्यक्रम आपके लागू है वो इन तीनों का इतिहास, तीनों विधाओं का, तीनों विधाएं हो गई नाटक विधा, एकांकी विधा और निबंध विधा। इनका इतिहास, साहित्य का इतिहास, यानी जैसे नाटक है तो नाटक का उद्भव और विकास, नाटक के प्रमुख तत्व, या फिर जैसे एकांकी है तो एकांकी का उद्भव विकास, एकांकी के प्रकार, एकांकी के तत्व। इसी तरह से निबंध है तो निबंध का उद्भव और विकास, निबंध के प्रकार, निबंध की विविध शैलियाँ। ये जो जितने अभी मैंने चर्चाएँ की है इनका इतिहास, विधाओं के इतिहास से संबंधित आपका 16 अंकों का एक प्रश्न होगा और वो अथवा में आता है और किसी भी तरह का प्रश्न आपके बन सकता है। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने जैसे एकांकी का उद्भव और विकास आपको पढ़ाया, एकांकी के प्रमुख तत्व मैंने पढ़ाए हैं, एकांकी के प्रमुख प्रकारों पर मैंने ऑनलाइन कक्षा आपकी ली हैं और इसी तरह से पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं आपकी नाटक के उद्भव और विकास पर मैंने ली हैं। और आज हम चलते हैं नाटक के जो प्रमुख तत्व होते हैं उन पर। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की अलग अलग दृष्टि है इसके ऊपर, अलग अलग विचारधाराएं हैं उनकी। तो नाटक के जो तत्व होते हैं उन तत्वों पर 6 तत्व होते हैं, जैसे एकांकी के भी यही तत्व हैं और नाटक के भी यही तत्व हैं, उनमें कोई थोड़ा बहुत अंतर है। इसी तरह से कहानी और उपन्यास के भी यही तत्व होते हैं। कहानी और उपन्यास में रंगमंच और अभिनेता नहीं होती, जबकि वो नाटक और एकांकी में अभिनेता तत्व होता है। एकांकी में संकलन त्रय होता है और नाटक में उनकी अपेक्षाएं नहीं होती और नाटक में अंक अधिक होते हैं। तो बहुत सारी कुछ अंतर हैं इसमें। तो आज हम नाटक के प्रमुख तत्वों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नाटक के प्रमुख लक्षण क्या है, नाटक का अर्थ क्या है और नाटक की जो कथावस्तु है या संपूर्ण जो नाटक है उसमें कुछ उसकी अर्थ प्रकृतियाँ होती है, 5 कुछ कार्य अवस्थाएं होती है, संधियाँ होती है और वृत्तियाँ होती है। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम इन अर्थ प्रकृतियों, कार्य अवस्थाओं, संधियों और वृत्तियों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस ऑनलाइन कक्षा को आज हम आरंभ कर रहे हैं। नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से बना है जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। अभिनय का मतलब रंगमंच पर कथा वस्तु का प्रस्तुतिकरण। नाटक और एकांकी, नाटक विस्तृत होता है, कई अंकों में विभाजित होता है, जबकि एकांकी लघु होती है। एकांकी 1 अंक वाली विधा, तो उसमें 1 ही अंक होता है और वो भी रंगमंच पे प्रस्तुतिकरण उसका किया जाता है। और नाटक का भी अभिनय किया जाता है अभिनेता और अभिनेत्रियों और अन्य पात्रों के माध्यम से। हिंदी साहित्य में नाटक शब्द संस्कृत के रूपक और अंग्रेजी के ड्रामा शब्द का पर्यायवाची हैं। नाटक में निम्न लक्षण होने चाहिए, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो रूपक और ड्रामा, ठीक है, ये दोनों के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से नाटक शब्द का जो अर्थ है वह अभिनय करना, और नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से बना है। और नाटक की जो प्रमुख लक्षणों पर हम चलते हैं कि कौन कौन से नाटक में लक्षण होने चाहिए, तो उनमें हम देखते हैं कि नाटक का जो कथानक होता है वो इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए, यानी विख्यात होना चाहिए, लोक विश्रुत होना चाहिए। कोई कथा इतिहास में काफ़ी विख्यात रही है
उसको लेकर के नाटक की रचना हो सकती है। और लेखक जो है, नाटककार जो है, उसमें अपनी कल्पना और आदर्शों का समावेश भी वो उसमें करता है और मौलिक उद्भावनाएं वो करके उसको कथानक को, संक्षिप्त कथानक को, विख्यात कथानक को विस्तार देता है। तो जब कथानक जो इतिहास प्रसिद्ध होता है, उस कथानक में कथानक को लेकर के जो नाटक लिखा जाता है, उस नाटक की कुछ विशेषताएं होती है और उन विशेषताओं पर वो नाटक खरा उतरना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाटक में 5 कार्य अवस्थाएं काम करती है, सॉरी 5 अर्थ प्रकृतियाँ, जैसे बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। जैसे आपके प्रश्न आ जाता है, नाटक के प्रमुख तत्वों को लेकर के आ सकता है, या नाटक शब्द का अर्थ बताते हुए नाटक के लक्षण लिखिए, या फिर सीधे सीधे प्रश्न ये आ जाता है कि नाटक की अर्थ प्रकृतियों और कार्य व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए, या फिर नाटक की संधियों और नाटक की वृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, या इन पे एक ही प्रश्न आपका हो सकता है कि नाटक की अर्थ प्रकृतियों, कार्यावस्थाओं, संधियों और वृत्तियों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो ये जो पूरा 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, 3-4 प्रश्नों का ये आपका उत्तर होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, अच्छी तरह से समझें, इसको याद कर लें, तो आपके पूरे के पूरे अंक आ सकते हैं। हम उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करते हैं और प्राय विद्यार्थी इतना नहीं लिख पाते हैं। तो आज देखिए, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। नाटक में जो 5 कार्य अवस्थाएं काम करती हैं, उनमें है आरंभ, प्रयत्न, पर्याप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम से समन्वित हैं। 5 संधियाँ भी होती हैं, और 5 संधियाँ कौन कौन सी है देखिए। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि, यानी 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं। इसी तरह से 5 कार्य अवस्थाएँ होती है, और इसी तरह से नाटक में 5 संधियाँ भी काम करती हैं, यानी अर्थ प्रकृतियों और कार्य अवस्थाओं का मिलन कराना, मेल कराना, उनमें अन्विति बैठाने का कार्य ये 5 संधियाँ करती है। इसी तरह से नाटक के लक्षणों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नाटक में विलास यानी आमोद प्रमोद भी चलता रहना चाहिए, हर्ष, शोक आदि गुणों का समावेश होना चाहिए, एवं सुख दुख आदि की अभिव्यक्ति नाटक में होनी चाहिए। नाटक में कम से कम 5 अंक तो होने ही चाहिए, अधिकतम 10 अंक भी हो सकते हैं। और नाटक का जो नायक होता है, जैसे नायक, नायिका, खलनायक, अन्य कई तरह के पात्र नाटक में लेखक के द्वारा चुने जाते हैं। तो जो नायक हैं वो किसी प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुआ धीरोदात्त प्रकृति का होना चाहिए, प्रतापशाली यानी वीर होना चाहिए, राजर्षि होना चाहिए, राजवंशी होना चाहिए। नाटक में जो रस होते हैं उनमें से श्रृंगार या फिर वीर रस में से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए, और दूसरा एक अंगी रस होना चाहिए। यानी प्रधान श्रृंगार है तो अंगी वीर होगा, और यदि वीर प्रधान रस हैं तो श्रृंगार अंगी रस होगा। एवं अन्य रसों का प्रयोग सहायक रस के रूप में किया जाना चाहिए। तो नाटक, दूसरी ओर नाटक के कथानक में निरंतरता होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि वो उसमें बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए और पाठक या फिर दर्शक का मोहभंग वहाँ पर हो जाता है, वो रस विघ्न वहाँ पर होने लग जाता है, उसको पूरी तरह से रसानुभूति नहीं होती और रस का आस्वाद नहीं ले पाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे नाटक का अर्थ, और नाटक में जो काम करने वाली अर्थ प्रकृतियाँ, कार्यावस्थाएँ, संधियाँ जो कार्य करती हैं, ये नाटक के लक्षण यहाँ पर देख रहे हैं हम। अब ही हम आगे इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि नाटक की ये अर्थ प्रकृतियाँ क्या होती है। 5 जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं नाटक की, यानी कथा वस्तु की ही अर्थ प्रकृतियाँ, एक तरह से कथा वस्तु आरंभ से लेकर के अंत तक नाटक में चलती है, और कथा वस्तु का जो विकास होता है वो पात्रों के संवाद के माध्यम से होता है, आपसी वार्तालाप के माध्यम से कथा वस्तु आगे बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर नाटक में निम्न 5 अर्थ प्रकृतियाँ कार्य करती हैं। इन 5 नामों का आप अच्छी तरह से याद रखें। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये 5 कार्यावस्थाएँ अर्थ प्रकृतियाँ पहला है जैसे बिंदु। कथा वस्तु के आरंभ में मूल बात को बीज कहा जाता है। जो मूल बात जो आरंभ होती है वो बीज रूप में है, जो पहले सूक्ष्म कथन होते हुए बीज की भांति धीरे धीरे विकसित होती है। यानी बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो धीरे धीरे वो अंकुरित होकर के एक पौधे का रूप लेता है, फिर वृक्ष बनता है। तो उसी तरह से मूल बात जो नाटक का आरंभ में होती है, मूल कथा जो कथा वस्तु आरंभ होने जा रही है,
उसको हम बीज कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो विकसित होगी। उसके बाद में दूसरे बिंदु पर हम चलते हैं और दूसरा बिंदु आपका होगा, पहला बीज हो गया, दूसरा बिंदु है बिंदु, यानी नाटक की जो अर्थ प्रकृतियाँ, पहला बीज, दूसरा बिंदु। और बिंदु में देखिए मुख्य कथा के साथ में जुड़ी हुई किसी अवान्तर कथा, यानी मुख्य कथा के साथ में जुड़ी हुई कोई सहायक कथा, दूसरी कथा कोई चल रही है, तो उस कथा की जब समाप्ति होती है तो समाप्ति के अवसर पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह कथा समाप्त हो गई हो और मुख्य कथा कमज़ोर पड़ रही हो, ऐसा नहीं। उस कथा के समाप्त होने पर जो प्रधान कथा है उसके साथ में उसका संबंध विच्छेद नहीं होने देने वाली को, प्रकृति को बिंदु कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य वह जो अवान्तर कथा है उस प्रधान कथा से जब संबंध विच्छेद कर रही होती है तो ये प्रधान कथा इस तरह से फैल जाए वहाँ पर और उसको ढक लें और पाठक को, दर्शक को पता ही नहीं चले कि वह कथा समाप्त हो गई। जैसे जल में तेल का बिंदु डालने पर वह फैल जाता है चारों ओर, शीघ्र ही चारों ओर वह तेल फैल जाता है, उसी तरह से मुख्य कथा फैल जानी चाहिए, पाठकों पर अपना या दर्शकों पर अपना प्रभाव डाल देनी चाहिए। तो नाटक की जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं, जिसमें पहला तो बीज हो गया, यानी मूल बात को बीज कहते हैं। बिंदु, जिसमें कोई अवान्तर कथा समाप्त होती है तो मुख्य कथा के साथ उसका संबंध विच्छेद होने का पता नहीं चले तो उसको बिंदु कहते हैं। और तीसरा बिंदु आता है हमारे पताका। तो पताका को देखिए, ऐसी कथा जो मुख्य कथा के मध्य से आरंभ होती है किंतु समानांतर दूर तक चली जाती है, यानी जब बीज रूप में जब मुख्य कथा आरंभ हो रही थी उसके साथ में कोई अन्य कथा नहीं चल रही थी। तो पताका जो होता है मध्य में, मुख्य कथा के मध्य से तो यह आरंभ होती है और समानांतर दूर तक चली जाती है। दूर तक का तात्पर्य अंत तक भी नहीं कह सकते, काफ़ी लंबे समय तक या काफ़ी अंकों के मध्य वह कथा जारी रहती है, उसे पताका कहते हैं। जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा ये आरंभ में नहीं होती है, ये मध्य में, यानी सीता हरण के बाद इस कथा का आरंभ होता है, तो इस कथा को हम पताका कहते हैं। फिर आता है प्रकरी, पताका के बाद में प्रकरी। आप देखिए 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं। पहला आपने पढ़ा बिंदु, पहला पढ़ा आपने बीज, दूसरी अर्थ प्रकृति पढ़ी आपने बिंदु, तीसरी पढ़ ली है पताका और चौथी की ओर हम बढ़ रहे हैं प्रकरी। यानी ऐसी कथा जो मुख्य कथा के मध्य में आरंभ तो होती है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है, यानी वहीं जन्म लेना, थोड़ी देर बाद में समाप्त हो जाना, जिसे सहायक कथा कह सकते हैं हम, मुख्य कथा को आगे विकसित करने वाली कथा कह सकते हैं, उसे प्रकरी कहते हैं। जैसे रामायण में जटायु की कथा आती है और सबरी की कथा आती है और वो थोड़ी देर बाद में वो समाप्त हो जाती है, तो ऐसी कथाएं प्रकरी कहलाती है। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और चौथा है कार्य, चौथी प्रकृति कार्य, अर्थ प्रकृति, यानी नाटक में ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ कार्य करती हैं। कार्य से तात्पर्य कथा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रकृति को, अर्थ प्रकृति को कार्य कहा जाता है। इस कार्य तक पहुंचने का जो माध्यम है वो 5 कार्य अवस्थाएं होती है, जिसको हम आगे वाले बिंदु पर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। नाटक की 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती है। पहली आपने पढ़ी है बीज, दूसरी बिंदु, तीसरी पताका, चौथी प्रकरी और 5वीं अर्थ प्रकृति कार्य। ये एक तरह से कथा वस्तु का ही अंग है, कथा वस्तु से ही ये जुड़ी हुई है। जब नाटक का पहला तत्व कथा वस्तु, जब कथानक को पढ़ते हैं तो ये एक तरह से कथानक में ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ कार्य करती हैं। अब हम बढ़ते हैं नाटक की 5 कार्य अवस्थाएँ, कार्य करने की 5 अवस्थाएँ होती है, उसको हम आगे देख रहे हैं। नाटक की कार्य प्रकृति तक पहुँचने के लिए निम्न 5 अवस्थाएं कार्य करती हैं और पांचों अवस्थाएं जो आपके सामने हैं, एक बार आप इनका नाम देख लीजिए। पहले आरंभ, प्रयत्न, पर्याप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 कार्य अवस्थाएं हैं। और पहले जो आपने 5 बिंदु पढ़े हैं वो अर्थ प्रकृतियां हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, इसमें नाटक की 5 कार्य अवस्थाओं में पहला आरंभ, किसी कथा वस्तु के प्रारंभ होने पर उसके फल की प्राप्ति की उत्सुकता आरंभ कहलाती है, यानी जब कथा वस्तु आरंभ हो रही है।
तो उसमें जो उसका फल का तात्पर्य उद्देश्य, उसका क्या लक्ष्य है, ये नाटक क्यों यहाँ पर मंचित किया जा रहा है, या ये नाटक क्यों लिखा गया, इसका क्या लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो उस फल की प्राप्ति की उत्सुकता दर्शक और पाठक को आरंभ में ही होने लग जाती है कि इसका ये फल मिलने वाला है। तो उसको तो हम कहते हैं इस कथा वस्तु का आरंभ। उसके बाद में अगला जो बिंदु आता है प्रयत्न। जब उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस फल की प्राप्ति की शीघ्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, कुछ प्रयत्न किए जाते हैं, कुछ प्रयास होते हैं, तो इन विविध चेष्टाओं, इन प्रयासों को प्रयत्न या विकास कहते हैं। तो ये भी एक तरह से अर्थ प्रकृतियाँ नाटक की कथा वस्तु से जुड़ी हुई है, और नाटक की कथा वस्तु में 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और नाटक में 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं, यानी ये कथा वस्तु की ही, कथा वस्तु में कार्य करने की 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें आरंभ हो गया, प्रयत्न हो गया। तीसरे नंबर पे आता है पर्याप्ताशा, यानी कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जब फल प्राप्ति होती है, प्रयास होता है, उद्देश्य की सिद्धि के लिए जब नाटक की कथा वस्तु आगे बढ़ती है, तो कभी कभार कई बाधाएं, कई अड़चनें आ जाती है, और उस फल प्राप्ति में अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उन और विघ्न और बाधाओं के आगमन से अनिश्चय की स्थिति को ही पर्याप्त आशा कहते हैं, यानी फल प्राप्ति की आशा, पर्याप्त आशा यानी अनिश्चय की स्थिति, सॉरी। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। पर्याप्त आशा यानी फल प्राप्ति के कार्य मार्गों में विघ्नों, बाधाओं का आगमन होना और फल प्राप्ति में अनिश्चय की स्थिति बनना पर्याप्त आशा है, यानी प्राप्त करने में अनिश्चय की स्थिति। जैसे प्राप्त आशा का मतलब है प्राप्त प्लस प्राप्ति प्लस अति प्लस आशा। चौथी कार्य अवस्था है नियताप्ति, यानी नियताप्ति को आप देखिए, फल प्राप्ति के मार्ग में विघ्नों के अभाव में सफलता के निश्चित हो जाने की अवस्था को नियताप्ति कहते हैं। यानी कथा वस्तु जब नाटक में आगे बढ़ रही होती है, तो पहले आरंभ हो गया, और आरंभ के बाद में पहले कथा आरंभ हो गई, आरंभ होने के बाद में उसमें प्रयास किए गए, फिर पर्याप्त आशा निश्चय की स्थिति होती है फल प्राप्ति में, फिर नियताप्ति का तात्पर्य फल प्राप्ति में कुछ निश्चय की स्थिति हो जाती है। तो फल प्राप्ति के मार्ग में विघ्नों का अभाव, यानी जो बाधाएं आती है, अड़चना आती है, वो हट जाती है, उन पर एक तरह से सफलता प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद में जो फल या उद्देश्य की जो सिद्धि होने की है, उस नाटक में क्यों लिखा गया, उसका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित हो जाने की अवस्था को नियताप्ति कहते हैं। यानी नियत है, निश्चित हो गई, अब तो वो फल प्राप्ति होने ही वाली है। और पर्याप्त आशा का तात्पर्य है निश्चय की स्थिति। प्रयत्न का तात्पर्य उस फल को प्राप्त करने हेतु जो प्रयत्न करना, और आरंभ का तात्पर्य यहाँ पर जब कथा वस्तु जब आरंभ होती है, तो जो फल की प्राप्ति होती है उसको प्राप्त करने की उत्सुकता बनी रहना। तो ये कार्य अवस्थाएं हैं नाटक की कथा वस्तु के, आरंभ, प्रयत्न, पर्याप्त आशा, नियताप्ति, और अंत में फलागम, यानी जो लक्ष्य हैं, जो सिद्धि हैं, जो उद्देश्य हैं, और उनकी अंत में प्राप्ति हो जाती है। तो कार्य की सफलता के साथ में अन्य समस्त वांछित फलों की प्राप्ति को फलागम कहते हैं। यानी नाटक क्यों लिखा गया, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उनके सारे के सारे फल प्राप्त होने को फलागम कहते हैं। फल का आगमन यानी फल प्राप्त हो जाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने नाटक का अर्थ, नाटक के कुछ प्रमुख लक्षण, और साथ ही नाटक की 5 अर्थ प्रकृतियाँ कौन कौन सी, सबसे पहले पढ़ा आपने बिंदु, उसके बाद में बीज, बिंदु, बीज, पताका, परकरी और कार्य। ये 5 तो नाटक की अर्थ प्रकृतियाँ अभी आपने पढ़ी हैं, और 5 ही कार्य अवस्थाएं होती है, आरंभ, प्रयत्न, पर्याप्त आशा, नियताप्ति और फलागम। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि आप पढ़ लोगे तो आपको ये विषय नीरस लगने लग जाएगा, और आपको फिर उतना याद भी नहीं रह पाएगा। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम नाटक की जो 5 संधियाँ होती है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि, इसी तरह से नाटक की 4 वृत्तियाँ भी होती है, कैसी की वृत्ति, भारतीय वृत्ति वगैरह, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।